In game of international politics, there are no permanent friends or enemies. What matters is national interest. राष्ट्र हित मैटर करता है। कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है with regard to Turkey and Russia coming closer. और ऐसे में EU देख रहा है कि जो टर्की है वो तो हमारा मेजर पार्टनर है, नेटो का पार्ट है, एंड नेटो इज टेकिंग स्टैंड अगेंस्ट रशिया, स्पेशली इस यूक्रेन क्राइसिस के दौरान। और इस समय टर्की रशिया के साथ रशिया की सिटी सोची में मीटिंग करता है और टर्की वहां से अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अलाइन करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में हो सकता है वेस्ट टर्की के खिलाफ कुछ सैंक्शंस लगाए, कुछ रिटेलिएशन करे। आज हमें एनालाइज करना है कि हो क्या रहा है और क्या ऐसा फिजिबल है कि यूरोपियन यूनियन टर्की के अगेंस्ट ये सैंक्शंस लगाएगा। यहां से प्रीलिम्स और मेंस के कुछ डायमेंशंस बनते हैं, स्पेशली जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन अराउंड ब्लैक सी। यहां से स्पेशली एक लोकेशन काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन योर प्रीलिम्स, और मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि जो ब्लैक सी है इसके अराउंड जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन है क्या, क्योंकि ये कोई नई बात तो है नहीं। हम बिल्कुल इतिहास से इस चीज को उठाएंगे और सब कुछ करंट तक ले जाएंगे। साथ में एक और यहां पर इशू उठता है कि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं इसको वेस्ट प्रोजेक्ट कर रहा था कि ये रशिया के अगेंस्ट काम करेंगे, तो क्या ये काम कर रहे हैं? चलिए जानते हैं। सबसे पहले हेडलाइन देखिए, व्हाई इज यूरोप कीपिंग अ वॉचफुल आई ऑन डीपनिंग रशिया टर्की टाइज। प्रॉब्लम क्या है यूरोप को अगर ये दो देश करीब आ रहे हैं? तो सबसे पहले इनके इतिहास में चलते हैं। रशिया एंड टर्की, लोकेशन से तो आप लोग वाकिफ होंगे, नहीं है तो जरा देख लीजिए। यहां पर हम देखते हैं रशिया को, यह है टर्की, यह है आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि इतिहास से ही रशियन एम्पायर जब था, मतलब मैं रशियन रिवॉल्यूशन से पहले की बात कर रहा हूं, तभी से आज के टर्की, यहां पर ऑटोमन एम्पायर होता था और वहां पर रशियन एम्पायर होता था। तो दोनों के बीच में स्कर्मिशेस, वॉर्स चलते रहते थे। और अगर मैं आज तक, उस समय से लेकर आज तक की बात करूं, तो इनके रिलेशन साइक्लिकल रहे हैं, यानी कि ऐसा भी दौर आया जब क्लोज रिलेशन थे, ऐसा भी दौर आया जब दोनों एनिमीज थे। जैसे रशियन एम्पायर चाहता था कि ये जो स्ट्रेट है, बॉस्फोरस स्ट्रेट है, यहां पर इनका राज हो, बैल्कन्स पर इनका राज हो, इन देशों तक रशियन एम्पायर ही फैला हुआ रहे। अब आपको सोचना चाहिए ऐसा क्यों? मैंने अभी आपके सामने एक वर्ड यूज किया, ब्लैक सी जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन। मतलब क्या है? किसी भी देश को अगर समृद्ध होना है, इस केस में अगर रशिया को समृद्ध होना है तो ट्रेड से होगा ना, और ट्रेड के लिए ट्रेड रूट चाहिए ना, और ट्रेड रूट सी तो मेजर है ना। तो अगर इस एरिया पर रशियन एम्पायर अपना कब्जा रखता, जैसे कि वो ट्राई करता रहा, तो ऐसे में ये जो पोर्ट हैं ये किसके पास आ जाएंगे? रशियन एम्पायर के पास आ जाएंगे। और यहां से अब आप कहेंगे फिर इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी ऑटोमन एम्पायर को, क्योंकि वो भी इस एरिया पर अपना इन्फ्लुएंस चाहता था। तो अगर इस एरिया से फिर वो मेडिटेरियन सी के थ्रू होते हुए अलग अलग जगह पर अपना व्यापार कर सकते थे। एंड सेम अप्लाइज विद ब्लैक सी, और यही एक मेजर रीजन है जिसमें रशिया ने क्रीमिया का एनेक्सेशन किया था। तो ये है टर्की। टर्की दोनों साइड है, जरा ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हमने देखा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक दोनों के बीच में एक्रिमिनस रिलेशन रहे, यानी कि वो जो रिलेशंस थे उसमें वो टर्मोइल वाला पीरियड ही रहा। लेकिन जब वहां पर बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो गया, यानी कि जार की हुकूमत खत्म हो गई, तो उसके बाद जो अभी रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने कहा हम टर्की के जो एरियाज हैं जो कॉलोनीज के इन्फ्लुएंस में थे, हम उनको भी सपोर्ट देते हैं, टर्किश रिवोल्यूशनरीज को भी सपोर्ट देते हैं। तो ऐसे में सपोर्ट जब इनको मिलेगा तो जाहिर सी बात है अब रिलेशन क्या होंगे? बेटर होंगे। इसके बाद अगर हम जाएं वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, तो उस वर्ल्ड वॉर 2 में अब जाहिर सी बात है अगर डिफीट वाली जो पार्टी होती है, तो जैसे कि आपने सुना होगा जब आप मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, कैलिफेट, तो खलीफा को वहां से हटाना एज अ, यू कैन से एज अ इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर, राइट। तो उस टाइम पर जो टेरिटोरियल क्लेम्स है वो रशिया कर रहा था, क्योंकि रशिया जीती हुई पार्टी थी, तो इसको लेकर टर्की वाज अगेंस्ट। लेकिन टर्की ने सोचा कि अब हमें, जब हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड जो है बाइपोलर बन चुका है, यानी कि एक तरफ यूएसएसआर है, क्योंकि उस समय यूएसएसआर था ना, एक तरफ यूएसएसआर है और एक तरफ यूएसए है, तो हमें किसके सपोर्ट में रहना है? यूएसए के सपोर्ट में रहना है। क्यों? क्योंकि यूएसए टेरिटोरियली एनेक्स नहीं करेगा टर्की को, क्योंकि भाई ज्योग्राफिकली कोई बेनिफिट नहीं है ना। ज्योग्राफिकल बेनिफिट किसको हो सकता है? कम्युनिज्म के इन्फ्लुएंस के लिए, वो हो सकता है यूएसएसआर को। तो इस वजह से उस समय टर्की ने सेफ बेट खेली और नेटो का पार्ट बन गया। लॉजिक समझे आप? क्यों वो यूएसए की तरफ गया, क्यों यूएसएसआर के अगेंस्ट था? तो उस टाइम पर जाहिर सी बात है अब दोनों में दूरी आ गई। उसके बाद जब स्टालिन
चले गए तो स्टालिन के बाद फिर रिलेशन में इंप्रूवमेंट आया। कारण नई सरकार ने रिनाउंस कर दिए अपने जो क्लेम्स थे जो टर्की के ऊपर लगाए जा रहे थे। तो टर्की खुश, ठीक है तो बेटर हो गया। लेकिन ये जो कोल्ड वॉर वाला पीरियड था ये अंत थोड़ी ना हुआ था, तो इस समय भी वो क्लोजनेस नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 1991 की, तो उस समय के बाद फिर हम इंप्रूवमेंट देखते हैं रिलेशन में। और इंप्रूवमेंट के दो पिलर थे, यानी भाई रिलेशन का आधार क्या है, जरूरत है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो टर्की को जरूरत थी एनर्जी की, और वो एनर्जी का सप्लायर था रशिया, क्योंकि अब यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट होकर रशिया बन चुका था। दूसरा, हमने इसी पीरियड में देखा 1990s में देयर वाज ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ रशियन टूरिस्ट इनटू टर्की। तो टर्की के तो मजे आ गए भाई, जब टूरिस्ट आएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज लेकर आएंगे, तो टर्की की इकोनॉमी के लिए बेटर है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे टर्की के, ये रीजन बने रशिया और टर्की की क्लोजनेस में, तो ये करीब आ गए। अब हम चलते हैं आज के समय में क्या चल रहा था 2022 में। 2022 में हमने देखा एनेक्सेशन, या फिर हम कह सकते हैं इन्वेशन ऑफ यूक्रेन, राइट। एनेक्सेशन तो हो चुका था क्रीमिया का, और अभी इंटरनेशनल इस पे कंसेंसस नहीं है कि क्या होने वाला है। मुद्दा यह है कि यहां पर टर्की ने कहा देखो हम तो दोनों पार्टीज के साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं। रशिया के साथ 1990s के बाद से रिलेशन अच्छे थे अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, और यूक्रेन के साथ भी अच्छे थे ट्रेड के लिए, और साथ में हमारे ब्लैक सी के बॉर्डर वाला नेशन है, तो हमारे तो ट्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जियोपॉलिटिकल रीजन से भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में टर्की ने कहा कि यहां पर पीस ब्रोकर का काम मैं करूंगा, क्योंकि वेस्टर्न पावर्स, आप तो रशिया के अगेंस्ट हो, तो आपको ब्रोकर मानेगा ही नहीं। ब्रोकर वो बनता है जो कि न्यूट्रल पर्सपेक्टिव शो कर सके दोनों पार्टीज को। तो ये काम करने लगा टर्की। अब करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन है कि यहां पर रशिया एंड टर्की के बीच में मीटिंग होती है और बात होती है कि हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करेंगे। अब वेस्ट कह रहा है कि हम बैठे यहां क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे, रशिया की इकोनॉमी को नुकसान करेंगे, और आप जो है उनके साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन करें, तो इससे तो रशिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, तो इससे तो हमारे जो हथियार हैं, हमारा इकोनॉमिक सैंक्शन इज अ वेपन, वो आप फेल कर रहे हो टर्की। ये क्या चल रहा है? तो टर्की से पूछा भाई आप हो किस तरफ? तो टर्की कह रहा है मैं सत्य की तरफ हूं। अब सत्य क्या है? सत्य है नेशनल इंटरेस्ट। तो अब यह कहा गया कि रिटेलिएशन हो सकता है टर्की के खिलाफ, क्योंकि टर्की इज पार्ट ऑफ नेटो एंड नेटो इज एक्चुअली ऑफिशियली अगेंस्ट रशिया। तो अब नेटो का ही मेंबर अगर हाथ मिलाएगा तो ये तो अपने घर का बेदी लंका ढाए वाली बात हो जाएगी। तो टर्की कह रहा है कि देखो इतने हल्के में मत लो मुझे कि रिटेलिएशन हो जाएगा, इकोनॉमिक सैंक्शंस मुझ पे लग जाएंगे। रशिया समझा है क्या? अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, मतलब टर्की में ऐसा क्या है? टर्की की जरूरत है वेस्ट को। तो ये जो मीटिंग्स होती है ना हाई लेवल, इतने बड़े फैसले कि हाँ इस टाइम दुनिया के इतने सारे देश नेटो के मेंबर्स रशिया के खिलाफ हैं, और टर्की वहां पर जाकर मीटिंग कर रहा है और कह रहा है कि हाँ चलो हम गैस पाइपलाइन पर, कार ट्रेड पर, इन सब पर हम और ज्यादा बेहतर ट्रेड करेंगे, आपके मीर जो पेमेंट सिस्टम है उसको भी हम टर्की में एक्सेप्ट करेंगे। ये सब टर्की ऐसे ही थोड़ी ना कर रहा है, सब कैलकुलेशन पहले से हो चुकी हैं कि इस फैसले को लेने से हमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वेस्ट कैसे रिटेलिएशन कर लेगा, जरा जानते हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ा रहा है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि आर्थिक, यानी कि व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार कैसे बढ़ेगा, यानी कि टर्की और ज्यादा सहूलियतें दे रहा है रशिया को, अपनी जरूरत के लिए भी, और रशिया को भी उससे फायदा होने वाला है। जो है रशिया के अगेंस्ट वो वेस्ट हो जाएंगे। दूसरा यहां पर जो टर्की है उसने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है, देखिए मैं रशिया के साथ अपनी क्लोजनेस बढ़ा रहा हूं, लेकिन इसका यह मतलब मत मानिएगा कि नेटो का जो ऑफिशियल स्टैंड है यूक्रेन के लिए कि हम यूक्रेन के इंडिपेंडेंस के लिए कमिटेड हैं, तो मैं भी यूक्रेन के इंडिपेंडेंस के लिए कमिटेड हूं। टर्की ये कह रहा है, तो मैं यूक्रेन के इंडिपेंडेंस के लिए कमिटेड हूं। मैं रशिया का जो एक्शन है यूक्रेन में उसको इलीगल मानता हूं, ऑफिशियली इलीगल मानता हूं। तो ऐसे में नेटो और वेस्ट नेशंस कह रहे हैं अब तुम इलीगल मान रहे हो ऑफिशियली, तो वहां फिर पुतिन के साथ तुम कर क्या रहे हो, पुतिन तुम्हें साथ बैठा कैसे रहे हैं? तो टर्की कह रहा है यही तो टैलेंट है, क्योंकि उनको भी मेरी जरूरत है। अब जैसी जरूरत देखिए क्या है, जैसे कि जो 5 बैंक्स हैं टर्की के, उन्होंने रशिया का मिर जो पेमेंट सिस्टम है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब इससे होगा क्या? इससे पहले जो रशियन टूरिस्ट मास्टर एंड वीजा कार्ड, ये जो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज हैं कार्ड के, इनका इस्तेमाल करते थे, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड ने कहा हम तो सैंक्शन लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पेरेंट नेशन ने ऐसा कहा है। तो ऐसे में अब टर्किश बैंक ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया सिस्टम। तो इसका मतलब ये हुआ कि रशियन टूरिस्ट आएंगे टर्की में और आसानी से खर्च करेंगे, तो रशिया के लिए भी फायदा है कि भाई उनकी
जो टूरिस्ट हैं वहां जाएंगे, ट्रेड के लिए कुछ खरीद सकते हैं, आसानी से काम हो सकता है, वो वहां पर खर्च भी कर सकते हैं, इनके ट्रेडर भी यहां से यहां कुछ खरीद सकते हैं जो उनकी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद होगा। टर्की के लिए फायदा, टर्की के पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है, राइट, तो दोनों के लिए फायदा हो गया। तो वो जो इकोनॉमिक सैंक्शंस थे, स्विफ्ट से बाहर कर देंगे, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो पाएगा, वो सब अब साइड में रहकर देख रहे हैं टर्की कर क्या रहा है। टर्की अपने फायदे, टर्की नेटो का मेंबर है। अब मैंने आपसे कहा ना कि इतना आसान नहीं है टर्की के खिलाफ रिटेलिएट करना। कारण, अब नेटो के रूल कहते हैं कि देखो अगर कोई भी मेंबर इंडक्ट करना है तो ऐसे में आपको टर्की की भी सहमति की जरूरत है, क्योंकि टर्की इज अ मेंबर। तो टर्की कह रहा है भाई स्वीडन एंड फिनलैंड इनको नेटो का पार्ट बनाना है कि नहीं बनाना है, या वो डर बैठाए रखना है कि रशिया कभी भी इन्वेड कर सकता है। वेस्टर्न नेशंस कह रहे हैं इनको तो बनाना है, तो टर्की कह रहा है उसके लिए मेरी सहमति जरूरी है आपको। तो स्वीडन और फिनलैंड को नेटो का पार्ट बनाना है तो हमारी कृपा की जरूरत है, तो इस वजह से रिटेलिएशन वगैरह अपने दिमाग से निकाल दो। दूसरा रीजन टर्की दे रहा है रिफ्यूजी क्राइसिस। सीरिया में क्राइसिस हुआ तो सीरिया में वेस्टर्न नेशंस अगेंस्ट बशर अल असद, जो वहां पर सरकार है बाथ पार्टी की, तो उसके खिलाफ इन्होंने सपोर्ट किया रेबल्स को। अब वहां से हो गए रिफ्यूजी क्राइसिस, क्योंकि परेशान कौन होता है, बेचारा आम आदमी होता है, गरीब आदमी होता है। अब उसका वो घर में सिविल वॉर चल रहा है, अब वो अपना बोरे बिस्तर बांधकर अपनी देश की टेरिटरी को छोड़कर कहीं जाएगा। अब कहां जाएगा, या तो यूरोप में जाएगा बेटर लाइफ के लिए, पास में पड़ेगा बाउंड्री क्रॉस करके, या फिर टर्की की तरफ आएगा। टर्की कह रहा है करीब 37 लाख रिफ्यूजी हैं जो हमने होल्ड करे हुए हैं, और वो आपकी सहमति से, आपकी वजह से आप कह रहे हो क्योंकि इनको होल्ड करो, क्योंकि अगर इनको छोड़ दिया तो वे यूरोप में पहुंचेंगे, और यूरोप में पहुंचेंगे तो फिर आपको दिक्कत करेंगे। तो इसमें आपकी जरूरत है कि टर्की की कृपा बनी रहे रिफ्यूजीज पर, क्योंकि हमने कृपा हटाई तो वो पहुंचेंगे यूरोप में, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रिटेलिएट करना इतना आसान है क्या? नहीं है। और आपको भी टर्की की जरूरत है सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ स्टैंड को स्ट्रांग रखने के लिए, क्योंकि बाउंड्री जो है ना आपकी नहीं लगती, टर्की की लगती है वहां पर। तो बाउंड्री नेशन के साथ तो बनाकर रखनी पड़ेगी वेस्ट को। अब बात करते हैं कि जो सैंक्शंस हैं रशिया के खिलाफ, क्या वो वाकई अभी तक काम कर रहे हैं? इसका कोई प्लेन आंसर आपको नहीं देना चाहिए, कारण मेंस में जब ये क्वेश्चन आएगा, सैंक्शंस इज अ टूल टू एक्चुअली ब्रिंग ऑर्डर इन द वर्ल्ड इन एब्सेंस ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, इस तरीके से क्वेश्चन थीम बन सकती है। तो वहां पर आपको कुछ अगर कुछ एग्जैक्ट आप बताएंगे ना, जो अभी मैं डिस्कस करूंगा एग्जैक्ट डेटा की, देखो कार सेक्टर में, सेमीकंडक्टर में, कंप्यूटर में डिक्लाइन आया है, रशिया की इकोनॉमी में जॉब लॉसेस हुए हैं, तो तब थोड़ा लेजिटिमेसी बढ़ेगी। आगे बढ़ने से पहले जरा एक क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट में इसका आंसर मैं बताने वाला हूं। आप में से जो लोग होनहार जवाब देना चाहते हैं दे सकते हैं। नाउ 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट, फेमस स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि किस ग्रुप की स्टेटमेंट है, ठीक है। इंडिया वाज पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, तो ये आपके लिए हिंट है, ठीक है। तो बताइएगा इसके बारे में। कभी बैक टू अ टॉपिक, सवाल क्या था? सवाल ये था सैंक्शंस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपको डेटा देख लीजिए, कार सेक्टर मतलब कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो रशिया को कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ जो कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती थी वो यूरोप से आते थे। अब यूरोप से वो कंपोनेंट नहीं आ रहे हैं, तो मुझे बताइए क्या वो कार प्रोडक्शन फैक्ट्री सस्टेन कर पाएंगी? नहीं। तो लॉसेस होंगे कि नहीं जॉब में? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, साथ में वॉशिंग मशीन्स, तो देखिए हमने डिक्लाइन देखा, 89% प्रोडक्शन डाउन हो गया कार प्रोडक्शन का। इधर देखिए सेमीकंडक्टर 40% डाउन, कंप्यूटर्स 40% डाउन, वॉशिंग मशीन्स 59% डाउन। तो यानी कि आप ऑन एन एवरेज अपने आंसर में लिख सकते हैं कि देखो जितने भी कंपोनेंट्स हैं इंडस्ट्रीज लाइक कार प्रोडक्शन, सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर, तो वहां से इनपुट ना आने की वजह से, इंपोर्ट ना होने की वजह से कंपोनेंट यहां पर डिक्लाइन आया, जॉब लॉसेस हुए हैं रशिया में, तो वी कैन एक्सेप्ट दैट। वो अलग बात है कि अदर सेक्टर्स की वजह से रशिया ने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बनाकर रखा है, वो ऑयल एंड नेचुरल गैस है। लेकिन देश के लिए प्रॉफिट बनाना एक बात है, लेकिन इतने सारे सेक्टर जो इंपैक्ट हो रहे हैं, जॉब लॉसेस हो रहे हैं, वो अलग बात है। हमें दोनों को कैलकुलेट रखना चाहिए। तो अब यहां पर हम कह सकते हैं कि देखो कुछ हुआ नहीं, ऐसा पुतिन का स्टैंड है। पुतिन का कहना है ये जो दिखा रहे हो ना डेटा, ये एक फैक्टर है। जब भी युद्ध पर जाते हैं तो कुछ नुकसान तो होता ही है ना। युद्ध पर जाने का मतलब है यहां पर नुकसान होगा, तो हम लॉन्ग टर्म जो अपनी सिक्योरिटी थी, जो इनसिक्योरिटी इन्होंने बनाकर रखी हुई, तो हम उसको सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो इधर से कुछ नुकसान है तो उधर से फायदा ज्यादा है। अगर फायदा ज्यादा है यूक्रेन को इन्वेड करने में तो वो जायज है, ऐसा पुतिन का कहना है, ठीक है। उनका कहना है कि लगभग 6% का डिप आया है, वो कोई बड़ी बात नहीं, कवर हो जाएगा। हाईटेक कंपोनेंट जो यूरोप से आते थे वो बंद हो गए, तो इस वजह से डिक्लाइन आया है। और अब यूरोप का कहना है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। उनका कहना है कि आने वाला समय अंधेरा वाला होने वाला है, यानी कि उनका कहना है अगर आप इस वॉर को बंद नहीं करेंगे तो हम भी सैंक्शंस को हटाने नहीं वाले। तो देखते हैं कि आप कब तक सस्टेन कर लेंगे आपके डिफरेंट सेक्टर्स को।
सपोर्ट से चाइना ने काफी हद तक मदद करी है, ठीक है, लेकिन चाइना हर चीज की मदद नहीं कर सकता। यानी कि चाइना नाकाफी है रशिया के लिए, काफी हद तक मदद करा है लेकिन नाकाफी है। मतलब क्यों भाई, जो क्रिटिकल कंपोनेंट चाहिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए जो यूरोप में बनते हैं, उनके लिए तो यूरोप की मार्केट की जरूरत है ना, वो चाइना नहीं सपोर्ट कर पा रहा, राइट। तो यू कैन नॉट एक्चुअली रिलाय ऑन वन स्ट्रॉन्ग पार्टनर, हमें डिफरेंट सेक्टर्स की नीड को देखना पड़ता है कि नहीं। अब देखते हैं कि जो टर्की और रशिया है, इन दोनों ने पिछले कुछ समय में एक्चुअली क्या पाया है, व्हाट दे हैव स्ट्रेंथेंड देमसेल्फ। तो टर्की का कहना है कि देखो हम तो सत्य के साथ हैं, राइट। अभी आपको बताया सत्य क्या है, नेशनल इंटरेस्ट। तो टर्की कह रहा है हम तो बैलेंस बना कर रखेंगे। बैलेंस कैसा, देखिए यहां पर देखिए, जब क्रीमिया पर एनेक्सेशन हुआ रशिया द्वारा, तो टर्की ने कहा देखो हम इस ब्लैक सी के अराउंड हैं, तो हम इस बात को इलीगल मानते हैं। तो एक्चुअली ये जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, इस पर क्लियर उनका स्टैंड है। साथ में देखिए क्या हुआ, टर्की ने कहा देखो ऐसा नहीं करना चाहिए था वेस्ट को। वेस्ट कहता है कि वो टर्की के सपोर्ट में, लेकिन ये क्या किया है, कारण टर्की ने S-400 एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो इंडिया ने भी लिया था रशिया से, तो ऐसे में उसको लेकर, मतलब जो डील चर्चा में थी इंडिया को लेकर, तो ऐसे में टर्की ने लिया। तो अमेरिका का जो लॉ है काटसा, यानी कि काउंटरिंग एडवर्सरीज ऑफ अमेरिका थ्रू सैंक्शंस एक्ट, तो ऐसे में यूएसए ने कहा आप पर तो सैंक्शंस लगेंगे। टर्की ने कहा मतलब हम अपनी मर्जी से अगर रशिया जो हमारा एलाय है उससे अपनी सुरक्षा लिए कुछ लेते हैं, तो आप इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाओगे, लगाना चाह रहे हो लगा लो। फिर जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी कि हम रशिया के साथ संबंध ना बनाए, तो फिर हमें देखना मत तुम। और वही हो रहा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया को दिया गया एक्सेप्शन। इंडिया ने कहा हम स्पेशल हैं, जरा हमसे कंपेयर मत करो, क्योंकि हमारी यूएसए को काफी जरूरत है और हमें भी जरूरत है, तो इस वजह से हमें एक्सेप्शन मिला है। नाउ अब टर्की कह रहा है कि जो रशिया मेरे साथ लिए कर रहा है वो कर सकते हो क्या आप। जैसे जो टर्की का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है वो रशिया प्रोवाइड कर रहा है, अक्यू, ध्यान रखिएगा अक्यू, दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो अक्यू न्यूक्लियर पावर रिएक्टर और एक टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन। ये दो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, मान लीजिए क्रिटिकल है टर्की के इंटरेस्ट के लिए, जो रशिया प्रोवाइड कर रहा है, वेस्ट उसमें नहीं है। तो इस वजह से टर्की रशिया का साथ नहीं छोड़ेगा इस वजह से, ठीक है। दूसरा आपको बताया टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन, सीधे जो रिजर्व रिच रीजन है, गैस रिच रीजन है, रशिया को सीधे कनेक्ट कर रहा है टर्की से, और टर्की को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरत है इस पाइपलाइन की। तो दिस इज द पाइपलाइन, देखिए दोनों एरियाज को कनेक्ट कर रही है रशिया से होते हुए। साथ में रशिया का कहना है वी आर एक्चुअली हैविंग बिग इन्वेस्टमेंट, जो आपने भी देखा है, यानी कि अक्यू न्यूक्लियर पावर रिएक्टर और आपका टर्क स्ट्रीम, ये तो नज़ारे हैं, इसके अलावा भी है। इसके अलावा हम कार प्रोडक्शन, ट्रक प्रोडक्शन, इतने सारे इन्वेस्टमेंट टर्की में कर रहे हैं। अगर हम टर्की में इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है टर्की के लोगों को जॉब मिलेगी, वहाँ पर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी, उनके लोगों को, उनको सरकार को टैक्स मिलेगा, टैक्स मिलने से सरकार वेलफेयर पर खर्च भी कर पाएगी। तो ऐसे में स्ट्रांग है हमारा बॉन्ड। साथ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है टर्की एंड रशिया द्वारा, जिससे कि आपस में एक्सपोर्ट आसान किया जा सके, टर्की की जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उसको सपोर्ट किया जा सके। साथ में रशिया कह रहा है कि हम ग्रेन सप्लायर हैं इफेक्टिव टर्की के, तो इस वजह से अभी हम जरूरत है। अब देखिए 2022 का डेटा देखिए, 2022 में कैसे स्पाइक लिया है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, टर्की का एक्सपोर्ट रशिया में, टर्की जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है टर्की के, उन्होंने तो ट्वीट में खुशी मनाई कि देखो हमारा 58% जंप हुआ है अगर हम व्हीकल ट्रेड की बात करें रशिया से। अब आप समझ जाइए, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई रशिया में कार प्रोडक्शन में डिप आया क्योंकि जो क्रिटिकल कंपोनेंट है यूरोप से नहीं आ पा रहे, लेकिन टर्की में तो आ पा रहे हैं ना, टर्की में आ पा रहे हैं, टर्की का प्रोडक्शन चल रहा है, रशिया कह रहा है हम नहीं बना सकते तो तुम दे दो, तो वहां से एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो टर्की के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा है। साथ में अब देखिए यूक्रेन के साथ कैसे वो बैलेंस कर रहा है। टर्की कह रहा है देखो मैंने क्या कहा था, बताइए मुझे टर्की ने क्या कहा था, वो किसके साथ है, कमेंट्स में बताइए ना, सत्य के साथ है। और सत्य क्या है, नेशनल इंटरेस्ट। तो टर्की कह रहा है देखो मेरा जो बैलेंस वाला एक्ट है उसको देखिए, मैं प्रूफ दिखाता हूं आपको। टर्की कह रहा है मैंने यूक्रेन को देखिए क्या बेचा, मैंने यूक्रेन को दिए UCAVs, अनमेन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, यानी कि ऐसे ड्रोन जो रशियन फोर्सेस पर अटैक करेंगे। तो यानी कि एक तरीके से वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ वो रशिया से इन्वेस्टमेंट भी ले रहा है। तो यानी कि दोनों तरफ टर्की खड़ा है कि नहीं खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है। तो ये बैलेंस शो करता है। तो ऐसे में अब एक और रीजन है, वो पुतिन से कह रहे हैं कि सर बस आप शांत रहिए सीरिया वाले इशू को लेकर। सीरिया वाले इशू पर दोनों अलग अलग हैं।
पुतिन है वो सपोर्ट करते हैं बशर अल असद की सरकार को, और टर्की वेस्टर्न पावर्स के साथ खड़ा है और अगेंस्ट है बशर अल असद की सरकार के लिए। अब वहां पर जिन रेबल्स को सपोर्ट किया था स्टार्टिंग में, उनमें से कई रेबल्स अब टर्की के लिए मुसीबत बन गए। जैसे ये मैप देखिए, यहां पर जो आपको येलो पार्ट दिख रहा है, डार्क येलो, ये कुर्दिश फोर्सेस का हब बन गया है। जो रेड वाला पार्ट है, यहां पर सीरियन गवर्नमेंट है बाय बशर अल असद। अब यहां पर जो है ये एक जोन बनाया गया टर्की द्वारा कि चलो इस वजह से टर्की पर कोई मुसीबत ना आए। लेकिन अब ये जो फोर्सेस हैं ये कुर्दिस्तान की मांग करती हैं और कुछ एरियाज ये टर्की का भी क्लेम करती हैं। दिस इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ बॉर्डर इशू फॉर टर्की। तो टर्की चाहता है इसके खिलाफ एक्शन लेना, और ऑलरेडी रशियन फोर्सेस इस एरिया में मौजूद हैं बशर अल असद की सरकार को सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि सर अगर हम कुर्दिश फोर्सेस के खिलाफ एक्शन करेंगे तो बस आप शांत रह जाइएगा, हम अपने इंटरेस्ट के लिए ऐसा करना चाहते हैं। आई थिंक आपको ये पूरा इशू समझ में आ गया होगा। अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आंसर है G7। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन को देखिए। डिस्कस द जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन अराउंड ब्लैक सी। ब्लैक सी इंपोर्टेंस क्या है, क्रीमिया वाली बात भी बताइएगा, ट्रेड के लिए इंपोर्टेंस बताइएगा। डू यू थिंक इकोनॉमिक सैंक्शंस प्रूव टू बी एन इफेक्टिव टूल? जो इकोनॉमिक सैंक्शंस अभी लगाए जा रहे हैं इफेक्टिव टूल प्रूव हुए हैं रशिया के अगेंस्ट? तो आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है 15 मार्क्स के लिए 200 वर्ड्स में।